नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं डी एन वर्मा, अतिथि सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डोंडिलोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, आप सभी का डीवी लिसम एजुकेशन में स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर करें। आज का यह जो टॉपिक है यह पॉलिटिकल थॉटर पर आधारित है। जी हाँ, पॉलिटिकल थॉटर। हम प्रारंभ करेंगे हमारी लेक्चर को साम्यवाद से। जी हाँ, साम्यवाद आधुनिक युग की सर्वाधिक विस्फोटक विचारधारा, जिसने संपूर्ण मानव जाति को दो भागों में बांट दिया। एक तो वह जो साम्यवाद के रंग में रंग गया और दूसरा जो न रंगा वो पूंजीवाद बन गया। पूंजीवाद जो साम्यवाद का घोर शत्रु और हकीकत में साम्यवाद का घोर अवरोधक माना जाता है। हम ये भी कह दें कि साम्यवाद आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा विध्वंसक आंदोलन माना जाता है। यद्यपि पश्चिम को इसका ज्ञान रूस की क्रांति के बाद हुआ, किंतु आज इसने मानव जाति को दो सिरों में अर्थात दो भागों में विभाजित कर दिया। सन 1917 में सोवियत संघ की क्रांति के बाद साम्यवादी विचारधारा एक सशक्त आंदोलन बन गई। द्वितीय युद्ध के दौरान रूस की कृपा से पूर्वी यूरोप में साम्यवादी क्रांति का प्रसार हुआ और 1949 में चीनी क्रांति के बाद लगभग आधी दुनिया में साम्यवादी विचारधारा की क्रीड़ा स्थली बन गई, अर्थात इसके बाद पूरे विश्व में इसे जानने लगा। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में समाजवादी दर्शन को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जिस प्रकार कार्ल मार्क्स को दिया जाता है, उसी तरीके से एक महान व्यक्ति जिन्होंने साम्यवादी को सामने लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम चर्चा करेंगे उसी महान व्यक्तित्व जिनके सहयोग से साम्यवाद को आज विश्व के सामने एक महान शक्ति के रूप में लाया गया। उस व्यक्ति का नाम जानने से पहले हम उनके बारे में कुछ और बातें जान लें, जिससे हमें पता चले कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था। ऐसा माना जाता है कि साम्यवादी क्रांति एक नूतन समाज की व्यवस्था अर्थात समाज का निर्माण करने पे बल देता था। उसने अपने समय में महान क्रांतिकारी और महान विचारकों में से एक विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह वह युग दृष्टा तथा क्रांतिकारी का अवतार था जिसने रूस को आगे लाने में या रूस की दयनीय स्थिति को सुधारने में अपना पूरा जीवन लगा दिया और रूस की सेवा करते हुए अपने प्राण भी त्याग दिए। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझे तो और एक दो लाइन उनके लिए। संपूर्ण दुनिया में व्यक्तिवाद को मिटाकर जिसने जनता का साम्राज्य स्थापित करने में अपनी महान भूमिका निभाई, उस व्यक्ति का नाम है लेनिन। जी हाँ, लेनिन। अब हम बात कर लेते हैं लेनिन के जीवन परिचय। तो लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच यूलियानो लेनिन था। जी हाँ, पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच यूलियानो लेनिन, जिनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1870 में रूस में। उनके पिता सरकारी स्कूल में एक निरीक्षक के रूप में माने जाते थे। आज पूरी दुनिया उसे सिर्फ लेनिन के नाम से ही जानती है। ऐसा माना जाता है कि वह पढ़ाई में बहुत रुचि लेते थे और उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा को पूरा किया था। बाद में वकालत का कार्य भी वहाँ प्रारंभ किया था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1895 में लेनिन रूस से बाहर गया और वह चोरी छिपे क्रांतिकारी साहित्य को रूस में भेजने लगा, किंतु वह बहुत दिनों तक सफल नहीं हुआ और पकड़ा गया और उसे दंड स्वरूप 14 माह का कारावास दिया गया। बाद में उसे 3 माह के लिए साइबेरिया से निष्कासित भी कर दिया गया। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि निर्वासित काल में जब उसे देश निकाला कर दिया गया था तो उस समय उन्होंने चोरी छिपे मार्क्स के विचारों को पढ़ा और उनसे वह बहुत ही प्रभावित हुए और लगभग सन 1900 में उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था प्लेखनेव। जी हाँ, प्लेखनेव। लेनिन प्लेखनेव के साथ मिलकर के रूस में क्रांति करना चाहता था। फलस्वरूप दोनों ने एक दल की स्थापना की और दलों में मिलकर के उन्होंने काम किया।
कुछ समय तक उनके कार्य बहुत अच्छे चलते रहे। ऐसा भी माना जाता है कि जब दोनों में लगभग 1905 और 7 के बीच में, इस काल अवधि में दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए, लेनिन और प्लेखनेव के बीच में। दोनों में जब मतभेद हुआ तो दोनों अलग अलग दल का निर्माण करना चाहा और इसी समय दो दल का निर्माण हुआ। पहले दल का नाम बना बोल्शेविक। जी हाँ, बोल्शेविक, जिसके नेता हुए लेनिन, यह हमेशा पूछा जाता है। और दूसरे दल का निर्माण हुआ, एक और दल बना जिसका नाम है मेनसेविक, और इस मेनसेविक दल का नेता बना आपका प्लेखनेव। तो ये आपका याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप याद रखेंगे, बोल्शेविक क्रांति के जनक या बोल्शेविक दल का नेता हुआ लेनिन और मेनसेविक का नेता हुआ आपका प्लेखनेव। ये भी जान लेते हैं कि बोल्शेविक होता क्या है। तो अगर हम लोग कहें बोल्शेविक, यह एक रूसी शब्द है जिसका अभिप्राय है बहुमत। जी हाँ, बहुमत। यह जो दल था, बोल्शेविक दल, यह बहुत ही बड़ा था और शक्तिशाली भी था और समस्त लोगों पे एकाधिकार प्राप्त था लेनिन को, जिसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह नेतृत्व भी किया और रूस को आगे लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। बोल्शेविक और मेनसेविक अर्थात लेनिन और प्लेखनेव दोनों अलग हुए। इसके लिए हम लोग अगर इसके बारे में चर्चा करें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य 2-3 बातें सामने निकल के आती है। दोनों के अलग होने के मुख्य कारण हम ये मान सकते हैं कि जो लेनिन है अर्थात बोल्शेविक का जो नेता था लेनिन, वह मानता था कि रूस में अगर क्रांति करना है तो साम्यवादी दल अर्थात साम्यवादी के साथ साथ कृषकों को लेना आवश्यक है, जिससे पूंजीपति को समाप्त किया जा सके। लेकिन जो प्लेखनेव है वह ऐसा नहीं मानता था। प्लेखनेव मानता था कि क्रांति आवश्यक है, पूंजीपति के विरुद्ध क्रांति करना है, लेकिन उस क्रांति में कृषकों का कोई भी हाथ नहीं हो सकता। वस्तुतः दोनों में मतभेद की यही मुख्य वजह रही और दोनों अलग अलग दल के नेता बन गए। लेनिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लगभग 1903 से 1917 के मध्य अधिकतर जर्मनी और इंग्लैंड में रहा। इस काल में उसका प्रमुख कार्य बोल्शेविक दल का निर्देशन करना था। लगभग 1914 के बाद जब प्रथम युद्ध काल में रूस की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने लगी, शहरी क्षेत्रों में अनाज की कमी होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस समय की जो असामान्य जो स्थिति थी उसे सुधारने में जारशाही सरकार जो वो सक्षम नहीं थी। अतएव लगभग मार्च 1917 में फ्रांस की प्रथम क्रांति हुई और इसी क्रांति के जस्ट तुरंत बाद लगभग 7 नवंबर 1917 को रूस में दूसरी क्रांति हुई तथा बोल्शेविक दल के हाथों में सत्ता आ गई। पहले क्रांति के समय लेनिन स्विट्जरलैंड में था तथा अप्रैल के मध्य लगभग 1917 में वह रूस पहुंचा और उसके आते ही स्थिति सामान्यपूर्ण हो गई। अप्रैल 1917 में वह रूस पहुंचा क्योंकि उस समय वह बाहर थे, इंग्लैंड में और जर्मनी में उस समय उनका भ्रमण चल रहा था। जब यहाँ की स्थिति के बारे में उन्होंने सुना तो वह तुरंत फ्रांस आए। अप्रैल 1917 में वह रूस पहुंचा और उसके आते ही स्थिति में परिवर्तन हुआ क्योंकि उस समय जो स्थितियाँ थी बहुत ख़राब थी। उनको सुधार करने के लिए उन्होंने कई क्रांतिकारी कार्य किए और अंततः क्रांतिकारी दल का नेता बन गया। लगभग 6 नवंबर 1917 को एक नई सरकार का प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया गया और इस समय दल का नेता बनाया गया लेनिन को और इसके साथ में जो एक सहयोगी व्यक्ति था उसे बनाया गया विदेश मंत्री, जिसका नाम था ट्राटस्की। ये भी याद रखिएगा, ट्राटस्की। लेनिन जब 1917 से रूस के सेनाध्यक्ष बने, राष्ट्राध्यक्ष बने, तब से माना जाता है कि लगभग 54 वर्ष अर्थात सन 1924 तक, जन्म से सन 1924 तक वह रूस की ही सेवा करने लगे और अंततः रूस की सेवा में ही उनकी मृत्यु हो गई। हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जैसे ही नेता बना, राष्ट्राध्यक्ष बना, बहुत सारे कार्य किए। पूरा हम लोग ये देखें कि वो पूरा रूस की स्थिति को बदलने के लिए आर्थिक और राजनीतिक जीवन का पुनर्निर्माण किया। भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, किसानों को भूमि पर आधिपत्य का अधिकार दे दिया गया, साथ ही उद्योगों का नियंत्रण मजदूरों को सौंप दिया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन सब कार्यों से बहुत लोग नाराज भी हुए, जैसे पूंजीपति लोग बहुत नाराज हुए, लेकिन वह उनकी बिना परवाह किए इन सब कार्यों को आसानी से करता रहा। कुछ समय पश्चात बोल्शेविक
और पूंजीपतियों के मध्य भी बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, लेकिन उसे भी वहाँ संभालते हुए रूस को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए भरसक प्रयास किए। ये तो हुए उनके जीवन परिचय। अब देख लेते हैं लेनिन की रचनाएं। पहली रचना है इम्पीरियलिज्म द फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, अर्थात हिंदी में कहें तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था। दूसरा है स्टेट एंड रिवोल्यूशन, अर्थात राज्य और क्रांति। तीसरी रचना है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, अर्थात हिंदी में कहें तो रूस में पूंजीवाद का विकास। चौथी रचना है व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, याद रखेंगे ये नेट सेट एग्जामों में पूछा जाता है। अगली रचना है टू टेक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। अगली रचना और लास्ट रचना है मटेरियलिज्म एंड एम्पोरियो क्रिटिस। रचनाओं के बाद हम लेनिन से जुड़ी कुछ मान्यता अर्थात लेनिन के कुछ विचार का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि लेनिन मार्क्स का बहुत बड़ा एक अनुयायी था। हम जब लेनिन पढ़ते हैं तो हमें इसमें 3-4 लोगों के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे पहले हम लेनिन के बारे में जान लेते हैं। इसके साथ जो संबंधित था वो प्लेखनेव। ये प्लेखनेव जो था उसे रूसी साम्राज्यवाद का पिता भी कहा जाता था। इसके अलावा ट्राटस्की जो इसके साथ मंत्री बना हुआ था, विदेश मंत्री का जो इनको पद मिला था। इसके अलावा इसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मार्तो। जी हाँ, मार्तो। ये भी मेन सिविक के एक सदस्य के रूप में थे जो कि आपका प्लेखनेव के साथ हुए। और एक व्यक्ति लास्ट कार्ल मार्क्स। जी हाँ, कार्ल मार्क्स। इसका वीडियो हमने इससे पहले बना करके भेजा हुआ है, प्लीज़ आप वो वीडियो देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगा। ऐसा भी माना जाता है कि लेनिन जो है मार्क्स की मान्यताओं में पूरी तरीके से विश्वास रखते थे और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार मार्क्स की व्याख्या और मार्क्स के विचारों की व्याख्या करते थे और उनका अनुसरण भी करते थे। लेनिन मार्क्स की हम लोग कहें तो सभी मान्यताओं को मानता था, परंतु कुछ कुछ मान्यताएं हैं जिसमें वह परिवर्तन करता था, जिसे हम संशोधनवाद भी कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेनिन की आलोचनाओं की, क्योंकि जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उनके कई ऐसे दुश्मन मान सकते हैं या आलोचक हो सकते हैं। तो पहली आलोचना जो है या आलोचक है रोजा लग्जमबर्ग। जी हाँ, रोजा लग्जमबर्ग। यह मार्क्स का बहुत बड़ा अनुयायी था। इसका मतलब ये कि ये मार्क्स का सपोर्ट करता है। तो ये कहता है कि मार्क्स ने जो क्रांतियाँ की थी वो लोकतांत्रिक आधार पर थी, बट जो लेनिन जो क्रांति करता है वह अधिनायकत्व है, अर्थात वह समस्त लोगों को अपने अधीन करता है, जो कि उसे सही नहीं लगता है। रोजा ये भी कहता है कि मार्क्स की जो क्रांति थी ये स्फूर्त क्रांति था, बट ये क्रांति उचित नहीं है। जब लेनिन मार्क्स के विचारों में संशोधन करके उन्हें प्रस्तुत करता था, उस समय भी रोजा लग्जमबर्ग हमेशा उनकी आलोचनाएं करते थे, क्योंकि वह एक कट्टर मार्क्सवादी थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।